देते हैं। एक दुखद घटना सामने आई। चार धाम यात्रा पर मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु गए थे उनमें से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। यहां पर जाम लगा हुआ है और जाम में फंसने के चलते ही मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन हो गया। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के फंसे श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं 011-2677-2005 और इसके अलावा एक नंबर और है 0755-270-8055 और 0755-270-8059। यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस पर संपर्क किया जा सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस घटना के बाद दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने की घोषणा भी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम आपको। एमपी के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और ये श्रद्धालु जो हैं ये 4 धाम यात्रा पर गए थे। जाम में फंसे होने के चलते 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, असामयिक निधन हुआ है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा जो शुरू हो चुकी है, इस यात्रा को पूरा करने के लिए गए जो श्रद्धालु हैं मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यात्रा में एमपी के फंसे श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 011-2677-2005 और 0755-270-8055 और 270-8059। इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जाम में दरअसल बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। लाखों श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जाम लंबा होने की वजह से जो और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कह दिया गया है कि वो थोड़ा सा रुक जाएं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में भी दर्शन किए जा चुके हैं, यमुनोत्री में भी दर्शन किए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारजनों को सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग आईजी ने गूगल को नोटिस भेज दिया है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर एक्शन के लिए यह खत लिखा गया है, लेटर लिखा गया है और लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील भी की गई है। गूगल से अपील की गई है। दुर्ग आईजी ने गूगल को यह नोटिस भेजा है। दरअसल कई दफा लोग गूगल का सहारा लेते हैं कस्टमर केयर का नंबर खोजने के लिए और उस पर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि फर्जी कस्टमर केयर नंबर भी गूगल पर आता है और ऐसे में ऐसे नंबरों पर एक्शन लिया जाए, इसके लिए एक खत लिखा गया है। गूगल को ये नोटिस भी भेजा गया है और लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की अपील गूगल से की गई है। हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो IT एक्ट की है उसमें ड्यू डिलिजेंस बरतना उनका कर्तव्य है। तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमने उनसे जानकारी मांगी है। इधर बीजापुर में ब्लास्ट हुआ और इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मौत के मामले में कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि इस मामले में कहीं ना कहीं शक जाहिर हो रहा है और अब कांग्रेस इसकी जांच कराएगी। कांग्रेस ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। 7 लोगों की यह समिति बना दी गई है जिसमें छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में ये पूरी समिति जांच करेगी। प्रभावित गांव का दौरा किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी। भैरमगढ़ में धमाका हुआ था और 2 बच्चों की इसमें मौत हो गई थी।
इसे दुखद बताते हुए कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रहा है और ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले में जांच कमेटी बना चुकी है। 7 सदस्यीय जांच कमेटी है, छविंद्र कर्मा के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज फिर कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन शराबबंदी आखिर क्यों नहीं हो रही है प्रदेश में। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शराबबंदी करके अब दिखा दे। इधर बीजेपी शराबबंदी नहीं होने का सारा दोष कांग्रेस पर मढ़ने में अब भी लगी हुई है। जानकारों का कहना है कि शराब रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी हो उसके वादे उसको निभाने में बड़ा फर्क आता है। बता दें आपको कि इसके पहले पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने भी शराबबंदी का एक बड़ा वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर बीजेपी ने खूब कांग्रेस को घेरा, खूब सवाल उठाए। अब बीजेपी सत्ता में है, सवाल बीजेपी से हो रहे हैं कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, शराबबंदी कब करें। दारू पे शराब पे कमीशन खा रहे हैं, शराब पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम आप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शराब का सबसे बड़ा घोटाला है इस 4-5 महीने में। हिम्मत है, आपने बड़ी बड़ी बातें की, हिम्मत है तो शराबबंदी सरकार को करना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कब शराबबंदी हो। अब ऐसा है, कांग्रेस चाहती है कि उनके बिछाए हुए जाल में हम फंस जाएं, तो हम फंसने वाले नहीं हैं। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो अभी आवंटित हुए हैं शराब के दुकानें या जो ठेकेदार, उनके कुछ कंडीशन है। अब उनका एक पीरियड है, एक जो समय दिया हुआ है, किस समय तक उनका पूरा हो रहा है, टर्म्स जो है उसके पहले करेंगे तो स्टे ले लेंगे। ये तो कांग्रेस वाले ही चाहते हैं। देखिए, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया था 2018 में, जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। 5 साल वो सत्ता में रहे, नाटक करते रहे, कभी कमेटी बनाए, कभी अध्ययन दल भेजा, कभी कुछ किया, जनता की आंखों में झूल झोंकने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने इस तरह का कोई वायदा नहीं किया था, पर शराब की अवैध बिक्री, नशे का अवैध कारोबार, इस पर हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीरता से कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। कांग्रेस ने जरूर वादा किया था तो उससे हम सवाल किया करते थे कि शराबबंदी क्यों नहीं की। राजनांदगांव में जोगी कांग्रेस ने अवैध शराब को लेकर मोर्चा खोल दिया और आबकारी ऑफिस का घेराव किया। जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। जोगी कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अवैध शराब बेचने में अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत है। ऐसे में अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब दुकानों से गांवों का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर डाली। को संरक्षण देना बंद, पहले भट्टी का सरकारी करना चाहिए, अब आटा का सरकारी करना चाहिए। जदुनंदन राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। भोपाल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं और हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता, नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि हम में भी कमियां हैं और आने वाले 3 से 4 साल में उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा और विचारधारा पर काम होगा। 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। इधर जशपुर में पटवारी से मारपीट हो गई। सरकारी जमीन पर दरअसल बोर खनन किया जा रहा था और दबंग यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर पटवारी पहुंच गया और पटवारी ने इस मामले को रोकने की कोशिश की, लेकिन मारपीट पर पटवारी के साथ हुई। मारपीट को लेकर पटवारी ने अब पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी जो है उसका नाम हीरा साहब बताया गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवा चौकी के जामझोर का यह मामला है। आगे बढ़ेंगे। कोरबा में पाली के जंगल में तेंदुए का शव बरामद किया गया। खाल और अंगों की तस्करी की आशंका अब बलवती हो गई है। मामले की जांच में वन विभाग की टीम जुट गई है। चैतमा रेंज राहा सर्किल के जंगल की यह घटना बताई जा रही है। वहीं सूरजपुर में भालू का हमला हुआ है। 3 भालू ने 2 भाइयों पर मिलकर हमला कर दिया। तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए दोनों भाई गए हुए थे और बुरी तरह से इन्हें जख्मी कर दिया गया। दोनों को अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। रामचनगर के बकालो का ये पूरा मामला बताया गया है। सूरजपुर में मजदूर की मौत के बाद हड़कंप मच गया। पसला के हाइड्रो पावर प्लांट में पसला में हाइड्रो पावर प्लांट तैयार हो रहा है और इसमें दुर्ग के मजदूर भी काम कर रहे हैं। मजदूर खेमचंद यहां पर मशीन से नीचे जा गिरा, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर दुर्ग के लिए उसे भेज दिया। हाइड्रो पावर प्लांट का काम चल रहा है, निर्माण काम चल रहा है, जिसमें दुर्ग से कुछ मजदूर लोग आए हुए थे। आज सुबह से वो ईओटी मशीन में ऊपर में चढ़ के काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 11 बजे एक मजदूर नीचे उतर रहा था जो सीढ़ी से फिसल के गिर गया, जिसका फौत हो गया था और अस्पताल आने पे डॉक्टर साहब द्वारा उसका मृत्यु घोषित कर दिए थे। बात करेंगे कवर्धा की, जहां पर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। अधेड़ सड़क किनारे पैदल चल रहे थे और इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने अधेड़ को जबरदस्त ठोकर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने घायल को देखा तो तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अज्ञात बाइक चालक की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और ट्रैफिक अमला सड़क पर उतरा और सड़क तक फैले सामान को हटाया गया। इस दौरान जब कार्रवाई होने लगी तो दुकानदार हाथ जोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर कब्जे की वजह से सड़कें सक्रिय हो गई हैं और इस दौरान निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते की टीम ने गाड़ी भरकर सामान भी जब्त किया। बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर प्रशासन ढोल नगाड़ों के साथ इनामी शातिर बदमाश के घर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश जफीर उर्फ जफ्फू खान के घर पर दबिश दी। पुलिस ने लाउड स्पीकर से शातिर बदमाश के अपराधों से लोगों को अवगत कराया। पुलिस और प्रशासन ने बदमाश के घर की नपाई कर अवैध निर्माण को चिन्हित किया। आपको बता दें कि 3 दर्जन से अधिक अपराध फरार बदमाश पर दर्ज हैं। इधर नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक एएनएम का गुस्सा बीएमओ पर फूटा और उसने बीएमओ को चूड़ी पहनने की सलाह दे डाली। एएनएम और बीएमओ गोटेगांव विधायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। एएनएम ने गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश के भतीजे पर मनमानी के आरोप लगाए। एएनएम ने विधायक के भतीजे के कहने पर बीएमओ पर काम करने के आरोप भी लगाए। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर मृतक मोइन खान का परिवार अभी भी खौफ के साए में है। मृतक के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद परिवार घर बेचने की फिराक में भी है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद घर के बाहर लिख दिया गया कि ये मकान बिकाऊ है क्योंकि हमारे परिवार को जान का खतरा है। आपको बता दें कि 12 मई को मोइन खान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इसके बाद कल रात इंदौर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी शूटर शाकिर अली को पैर में गोली लगी थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान से खतरा का जिक्र लिखा गया है और हमें मार डालेंगे इस बात का जिक्र है और मकान बेचने के लिए लिख दिया गया है। कुछ जो एक व्यक्ति मोइन का मर्डर करने के लिए कुछ सुपारी दी गई थी और उनके जो साथी लोग थे अन्य उसमें अपराध में योजना बनाने में, उनके नाम का खुलासा हुआ है और बाकी इनका पुलिस रिमांड लेके आगे और पूछताछ की जाएगी। कितने आरोपी हैं? ये अभी तक 4 आरोपी हो गए हैं और 3 अन्य आरोपी उसमें योजना में शामिल थे, तो इस संबंध में और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार अभी ऐसी जानकारी आई है, अगर उनको जो भी सुरक्षा लगेगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त। चलिए बात करेंगे उज्जैन की, जहां के दताना गांव में किसान परिवार की बेटी राधा सिसोदिया गुजरात में लगी नौकरी छोड़कर घर वापस आ गई और अब वो जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का काम कर रही है। साथ ही खुद ही ड्रोन से किसानों के खेतों में फसल पर छिड़काव भी कर रही है। खास बात यह कि जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का काम शुरू किया अभी 1 साल हुआ, लेकिन इनके पास कई गांवों से खाद और दवाई के लिए ऑर्डर आना शुरू हो चुका है, जिससे अब वो लाखों रुपए की कमाई भी कर रही हैं। सर हम घर पे सर सारी जैविक दवाइयाँ कीटनाशक बना रहे हैं सर, नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्नियास्त्र दवाइयाँ, और सर हम टॉनिक बना रहे हैं जीवामृत वगैरह, और सर जो है हम खाद बना रहे हैं घन जीवामृत और सर वर्मी खाद वगैरह, और मैं सर इसकी ट्रेनिंग निःशुल्क देती हूँ सर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी में शुमार नीमच कृषि उपज मंडी औषधि और मसाला फसलों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान रखती है। नीमच कृषि उपज मंडी में इस सीजन में पहली बार हिमाचल प्रदेश से लहसुन बिकने आया। लहसुन बेचने आए नीमच के किसान नरेंद्र पाटीदार का कहना है कि पिछले साल भी यहां पर उन्होंने लहसुन लाकर बेचा था। नीमच मंडी निरीक्षक समीर दास ने बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। खासकर लहसुन के अच्छे दाम मिलने से दूर दूर से किसान नीमच मंडी में लहसुन बेचने आ रहे हैं। अस्पताल होते हैं मरीज को इलाज देने के लिए, न कि मरीज बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिला अस्पताल की, जहां पर अगर कोई ठीक ठाक शख्स पहुंचता है तो वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। यकीन ना हो तो तस्वीरें जरा देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि यह अस्पताल ही है। अस्पताल के शौचालय की बात कर लें या किसी और जगह की बात कर लें, हर तरफ गंदगी का भारी अंबार आपको नजर आएगा। केवल यही नहीं, मरीज और उनके परिजनों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आज भी मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी। मरीज यहाँ गंदगी के बीच इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं, और तो और समय पर डॉक्टर्स भी मिल जाएं तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो डॉक्टर समय पर मिल जाते हैं, नहीं तो अमूमन तो ऐसा होता नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ? बता तो रहे भाई, पेट में दर्द रहता है। तो दवा हो गई? कुछ नहीं हुआ है, तो कल वो एक्सरे करवाए, वो सिटी स्कैन में करवा रहे, तो डॉक्टर नहीं मिल रहे। यहाँ किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पे फ्रिज में पानी नहीं आ रहा है, ठंडा पानी नहीं आ रहा है, फ्रिज गंदा गंदा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं है, आसपास सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। डॉक्टर भी नहीं रहते। सुबह सब लोग आए, 5 बजे का टाइम है डॉक्टर का, डॉक्टर अभी तक नहीं है। नहीं, हम तो लगातार प्रयास करते हैं कि जिला अस्पताल पूर्णतः साफ रखे रहे, और पहले से काफ़ी अच्छी सफाई भी हो गई है। अगर थोड़ी बहुत गंदगी कहीं होगी तो मैं देख लूँगा, उसको भी सफाई करवा दूँगा। जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर काफ़ी गंदगी है। ये तो कहना गलत है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है, क्योंकि 2 महीने से OPD में भी हमने पेयजल की व्यवस्था करवाई है। आइए हम जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ पर देखेंगे कि पेशेंट जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मुहैया होती है। क्या उन्हें शुद्ध पेयजल पीने की व्यवस्था होती है या नहीं होती, यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। हम आइए हम देखते हैं। मैं रवि कुमार ओझा, न्यूज़ 18। गरियाबंद से खबर है, जहाँ पर कमार जनजाति का युवक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। युवक गंगाराम को पेट में ट्यूमर है और ट्यूमर के चलते गंगाराम का मल द्वार बंद हो गया। जैसे तैसे परिजनों ने उसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया, लेकिन अब आगे के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। गंगाराम पेट में पॉलीथीन लगाकर जीवन काट रहा है।
सोशल मीडिया पर गंगाराम की तस्वीर वायरल हुई तो आनन फानन में स्वास्थ्य दल गंगाराम के घर पहुंच गया और वहां से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स की देखरेख में गंगाराम का इलाज अब चल रहा है। पैसा कारण सर, पैसा ना पैसा की समस्या है। पैसा परिवार में कौन कौन है? तो अब भैया है, मोर भाभी है, और तो बाल बच्चा है, मतलब 6 जन। अब मोर तो माता पिता नहीं है सर। तो आज की तारीख में इनकी पानी मल मूत्र एवं पानी पेशाब की जो नली है उसको एक पाइप के माध्यम से बाहर करते हैं। इनको क्या समस्या, मतलब कब से है ये समस्या? ये लगभग ये 2 से 2.5 साल से समस्या ग्रसित है और ये इनके परिवार में आज की तारीख में इनके पिताजी लगभग आज से 15 से 20 दिन पहले एक्सपायर हुआ है। इनकी माँ भी नहीं है। उसके बाद एक बार और सर्जरी हुआ है जिसमें स्टोमा क्लोजर के लिए जो होता है, लेकिन क्लोज नहीं कर पाके सेकंड स्टोमा बना है, तो उसका क्लोजर से हो जाएगा इलाज। उसका अभी हम लोग को मंगाए हैं क्या क्या उसका नोट्स है, ओटी नोट्स, उसको देख के फिर अपन डिसाइड करें। बात अब रायपुर की, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉपलर रडार को लगाने के काम पर ग्रेन लगता जा रहा है। करोड़ों की लागत से बने रडार का टावर तो तैयार हो चुका है, लेकिन निर्माणाधीन स्थल पर अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। यहां न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही पानी के लिए बोर का बंदोबस्त है। बताएं कि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिले, इस मकसद से इस डॉपलर रडार का निर्माण किया जा रहा है। जून के लास्ट एंड तक देना है, हैंड ओवर करना है सर जी। तो इसलिए फासले काम हो रहा है। ये सी बैंड का डॉपलर रडार है मौसम विभाग का जी। मौसम की जानकारी परफेक्ट मिलने के लिए इनका जी IMD ऑफिस का है। अच्छा, तो अभी कितने वर्क कितने बचे? अभी तो मोस्टली 90% वर्क कंप्लीट हुआ है, खाली वो डॉपलर रडार लगाना बाकी है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन मौसम की सटीक जानकारी समय समय पर नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारे पास उतने आधुनिक इक्विपमेंट नहीं है, आधुनिक इतने मशीन नहीं है। लेकिन अब देखिए करोड़ों की लागत से डॉपलर रडार है वो बनाया जा रहा है और ये जब चालू होगा तो 300 किलोमीटर के जो रेडियंस है छत्तीसगढ़ में मौसम की एक एक जानकारी है सटीकता के साथ मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मशीनें हैं वो बाहर में हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं की गई है और यही वजह है कि अब काम में विलंब हो रहा है और वेल्डिंग करने के लिए जो मशीन है, जो टावर रडार है उसको लगाना है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ का काम है वो बाधित हो रहा है। तो ऐसे में संशय तो उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि आखिर ये डॉपलर रडार समय पर बन पाएगा कि नहीं। छत्तीसगढ़ के किसानों को आखिर सटीकता के साथ मौसम की जानकारी कब तक मिल पाएगी। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी माधवी राजे सिंधिया का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद सिंधिया परिवार के अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज निधन हो गया। माधवी राजे करीब 3 महीने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। कुछ दिनों से वे वेंटिलेटर पर थीं। 70 साल की राजमाता के अंतिम समय में पूरा परिवार उनके साथ था। राजमाता माधवी राजे के निधन से ग्वालियर समेत पूरे देश में शोक की लहर है। जैसे ही राजमाता के निधन की खबर फैली, उनको श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचने लगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल के अलावा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिंधिया परिवार के करीबी माने जाने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राजमाता को यूं याद किया। हमारे बीच में नहीं रही हैं, लोगों को विश्वास भी हो रहा था इस दुखद समाचार को, और ये दुख समाचार सुनकर के मन को आघात लगा है। उनके सानिध्य में, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में राजनीति करने का सौभाग्य मिला था, उनका आशीर्वाद मिला। आज
वो हमारे बीच नहीं। क्षति ही नहीं, व्यक्तिगत मुझे भी क्षति है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद, ममता में आशीर्वाद आज हमारे बीच से गया है। 3.25 महीने से लगातार अस्वस्थ थी। परसों मेरी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से चर्चा भी हुई थी उनके स्वास्थ्य के संबंध में, पर आज सौभाग्य है कि हमारे बीच। सिंधिया का शाही परिवार सियासत में सक्रिय रहा, लेकिन माधवी राजे ने परिवार के संस्कार को तरजीह दी। हाँ, वो परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहीं। माधवी राजे का जन्म नेपाल के शाही परिवार में हुआ। तब उनका नाम प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी था। उनके दादा शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सिंधिया परिवार की बहू बनने के बाद प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी माधवी राजे सिंधिया हो गईं। 8 मई 1966 को ग्वालियर के महाराज रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया से उनका विवाह हुआ था। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार ग्वालियर में सिंधिया परिवार की छतरी पर किया जाएगा। सिंधिया महल के कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। पति माधवराव सिंधिया की छतरी के पास चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।